हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। इसको मैंने इस मशीन को बाहर निकाल दिया है और ये इसके अंदर थी, मशीन के अंदर थी। ये दो टर्मिनल होते हैं हमारे T1 T2, इनको मैं करता हूँ साइड में। हम देखते हैं मशीन क्या है हमारी मशीन में। तो मशीन में देखोगे तो एक तो आपको ये देखो ऊपर ये इसकी स्केल है, ये जो स्केल दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की पहचान क्या होगी, यहाँ पे जी लिखा हुआ मिलेगा, गैल्वेनो लिखा मिलेगा, जी लिखा मिलेगा। इसके नीचे एक मिरर है देखो, जो चांदी की तरह चमक रहा है। ये इसकी मैं जो स्केल है उसको अलग करता हूँ। इस स्केल को समझ लो एक बार। जैसे ये हमारा पॉइंटर था, ये सुई थी। ये जब ज़ीरो पे है यानी कि, और हमने जो करंट जोड़ रखे हैं वो ऐसे जोड़ रखे हैं कि जैसे एक तार यहाँ पे है, एक तार यहाँ पे है, तो ये चलेगी इधर प्लस की ओर, ठीक है। और उन तारों को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो वो इधर के नापेगी माइनस की तरफ, यानी कि माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, ठीक है। इसलिए 10 20 30, 10 20 30 ऐसे होते हैं। वायर को जैसा ही हम उल्टा कर देंगे तो ये करंट की डायरेक्शन भी उल्टी रहती है। तो ये भी समझ में आ गई स्केल भी। तो ये इसका मैं ये हटाता हूँ इसके अंदर देखो पीछे एक मिरर लगा हुआ है। ये मिरर जो है वो अच्छी तरह से उसकी सही ब्राइटनेस है वो दिखाने के लिए है, सुई का पॉइंटर चेक करने के लिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए मिरर, पीछे मिरर लगा रखे है। उसके बाद देखते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या है। उसके अंदर इसका टॉप व्यू देखो, और ये है इसका, ये देखो, ये हमारी कॉइल है, ये वाली ये कॉइल होती है। इसके ऊपर तार लपेट रखे, इसके जस्ट ऊपर आपने एक स्प्रिंग दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये सुई इधर आ जाएगी तो ये इसको वापस उसी पोजीशन में लेके जाता है रीस्टोर करने के लिए। और ये जो टॉप व्यू में आप देख रहे होगे, ये जहाँ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कॉनकेव टाइप में होता है ऐसे ही। इस सारी कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास होता है। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। इसको हमने और बाहर निकाल दिया है आपको समझाने के लिए। देखो ये जो स्प्रिंग थी ऐसी वाली, और ये कॉइल है। इसके अंदर ये बीच में सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है, ये बड़ा सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है ये सिलेंडर है। ये हमारी कॉइल है ऐसी आयताकार। जैसे ही इसके ऊपर मैग्नेट बनेगी तो ऐसे घूमेगी, यूँ टॉर्क लगेगा, ये स्प्रिंग होता है। बस यही है, 4-5 चीज़ इसमें, और क्या है। ये कॉइल भी होगी, और ये है वो सुई के साथ जो जुड़ा हुआ है, पॉइंटर को इधर उधर मूव करवाने के लिए। सुई इसके साथ अटैचमेंट में है, ये ऐसे घूम जाएगी। बस हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसकी सेंसिटिविटी होती है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर द स्मॉल करंट्स। जो छोटे करंट को भी नापता है उसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी नाप सकते हैं, उसमें छोटा सा एक मॉडिफिकेशन करके। उसका प्रिंसिपल क्या होता है, it is based on the fact that the current carrying coil is placed in a uniform magnetic field. It experiences a torque. वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करती है। टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट, तो वो ऐसे घूमने लग जाती है। और ये इसका प्रिंसिपल होता है। जैसे ये हमारी कॉइल है, ये अभी आपने देखा था स्टार्टिंग के अंदर, ये एक आयताकार कॉइल होती है। इसके ऊपर एक फ्रेम है, ये इसके ऊपर हमने देखो ये कॉपर की वाइंडिंग हो रही है। ये जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो ये ऐसे घूमने लग जाती है, ऐसे घूमती है ये, तो इसको हम बोलेंगे टॉर्क। पूरी गोलाई में घूमती है, और ये नीचे इसके स्प्रिंग लगा हुआ है। तो हम डायग्राम बनाएंगे जब बताएंगे। और इसके ऊपर एक सुई लगी होती है, वो सुई जितने बजाएगी उतना ही करंट होता है। बहुत ही सिंपल पर्सन है ये। तो इसका डायग्राम बनाना सीखते हैं हम। डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो डायग्राम में आता है हमारा, इसमें 2 टर्मिनल हमने देखे थे। तो एक टर्मिनल मान लो ये हमारा, ये T1 टर्मिनल हो गया, और उससे एक फॉस्फोर ब्रोंज एक फाइन वायर है ये। इसके साथ हमने कॉइल बनानी है। कॉइल हमने बिल्कुल सीधी नहीं बनानी है, थोड़ी सी एंगल के ऊपर ऐसे ये फोल्डेड है,
और उसके बाद नीचे इसकी जो ये वाली साइड है ये एक स्प्रिंग के साथ जुड़ी हुई है, और स्प्रिंग आएगा ऐसे यूँ, और ये यहाँ पे आ जाता है इसका टर्मिनल T2। T1 T2 जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, एक रेड था एक ब्लैक था, वैसे होते हैं ये भी। और यहाँ पे दो मैग्नेट्स होंगी, मैग्नेट जो है वो ऐसे कॉनकेव टाइप में होगी, ये नॉर्थ की होगी, ऐसे एक इधर होती है, ये हमारी साउथ वाली होगी। और इसके ऊपर अभी आपने देखा था कि इसके अंदर एक जो है वो सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है, वो जो सिलेंडर होता है वो छोटे साइज़ का होता है, जैसे इसमें देखो ये वाला, जैसे ये तो हमारी कॉइल होगी, और इसके अंदर ये वाला जो सिलेंडर है ये वाला, ये इसके अंदर ऐसे यूँ डला होता है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इसके अंदर ऐसे डला होगा। नीचे आपको स्प्रिंग दिखाई दे ही रहा होगा ये वाला, और इसके ऊपर एक यहाँ पे एक पॉइंटर होगा जहाँ पे वो सुई लगी होती है। तो भाई ये था इसका डायग्राम। और डियर स्टूडेंट्स, जब हम करंट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे दोनों टर्मिनल्स के ऊपर, तो करंट इस तार में से ऐसे यूँ जाएगा यूँ, और जाते हुए यूँ इसमें सारे में से गुजरता है और यहाँ से वापस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि करंट को जाने के लिए तो पूरा पाथ चाहिए ना, घूम फिर के यहाँ से वो वापस आ जाता है। और ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ होगी, ये ए जो है इस कॉइल का एरिया होगा, और बी क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर से क्रॉस कर रहा है। समझ में आ गई बात सारी। ये फाइन वायर था। और अब जो टॉर्क लगता है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है टॉर्क लगेगा, टॉर्क, तो उस टॉर्क का फार्मूला होता है टो इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, आई क्या है करंट जो चल रहा है इसमें से, बी क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन थीटा एंगल बिटवीन एम और बी। ये और देखेंगे, देखो NIA जो होता है वो किसके बराबर होता है, एम के बराबर, MB साइन थीटा। तो थीटा किस किस के बीच में है, थीटा है एम और बी के बीच में। अब देखो जैसे ये जो करंट जो जा रहा है ऐसे, इसकी डायरेक्शन तो अपनी उंगलियों को ऐसे कर्ल करो यूँ इसके साथ यूँ, तो जो थंब होगा ना वो थंब देगा किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो और ये हमारा बी है, ये ऐसे हो गया, तो बी इधर जा रहा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रहा है यूँ, तो ये जो थीटा एंगल इनके बीच में होता है। तो ये थी इसकी डायग्राम की कहानी। तो ये टॉर्क इस पर लगेगा, ये घूमेगी, इसके साथ सुई जुड़ी हुई है, वो जितने पे भी जाके रुकेगी उतना ही हमारा करंट का मान होगा। उसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट्स इसकी वर्किंग कैसे होगी। डायग्राम तो समझ में आ गया हमारे, डायग्राम के बाद अब इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। तो वर्किंग के अंदर आता है कि जैसे ही जो करंट जो नापना है, वैसे जैसे ही इनको हम कनेक्ट करेंगे इनके साथ, दोनों टर्मिनल्स के साथ, तो करंट इसके अंदर से गुजरना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉइल जो होगी, इस कॉइल की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ऐसे तिरछी रखनी है, जीरो नहीं रखनी है, थोड़ी सी ऐसे तिरछी रखते हैं यूँ। तो इस कॉइल के ऊपर एक टॉर्क लगेगा ऐसे ही। यही दो बातें लिखी हुई देखो, एक टॉर्क तो यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा रीस्टोरिंग टॉर्क। जैसे यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी हुई है, जैसे ये कॉइल ऐसे यूँ घूमेगी तो स्प्रिंग भी टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो नीचे जो स्प्रिंग है वो रीस्टोरिंग टॉर्क से उसको वापस लाने की कोशिश करेगी। जैसे इसको हम हटाएंगे, जैसे करंट को हटाएंगे तो वो जो हमारी जो सुई है वो वापस वहीं पर आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कहाँ पे आता है, स्प्रिंग के अंदर, इस फाइन वायर के अंदर। दो टॉर्क है, उनको याद रखो। ये रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा यहाँ पे कौन सा है, एक्सटर्नल टॉर्क, जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को ऐसे घुमाता है यूँ वाला। दोनों बातें लिखी है, बहुत ही आसान। देखो, एज द करंट टू बी मेजर्ड इज सेंड टू द कॉइल, ए टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल, टो इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद आती है एज द कॉइल रोटेट्स द फाइन वायर एंड द स्प्रिंग स्टार्ट्स ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग का मतलब होता है
जैसे कहते हैं ना कहानी में ट्विस्ट आ गया, मोड़ आ गया, तो जैसे ये वाला जो वायर है, ये वाला वायर ऐसे ट्विस्ट हो जाता है यूँ और वापस आता है, देखो ऐसे यूँ। ये वाली ट्विस्ट वाली कहानी है। दिस डेवलप्स ए रीस्टोरिंग टॉर्क इन ए फाइन वायर एंड स्प्रिंग। जैसे ये थी हमारी, ऐसे समझो ये फाइन वायर होगा, तो जैसे ये थोड़ी कॉइल हमारी घूमी ऐसे यूँ, तो नीचे जो स्प्रिंग लगा हुआ है उसके अंदर एक टॉर्क आ गया। जैसे तुमने कई दरवाजे ऐसे देखे होंगे, जैसे उन दरवाज़ों को हम खोलते हैं, तो ये तो था हमारा अप्लाइड वाला, खोल के जैसे घर के अंदर हम एंट्री कर जाते हैं तो वही दरवाज़ा वापस बंद हो जाता है, क्योंकि उसके साइड के अंदर हमने एक ऐसे ही मशीन लगाई होती है जो उसको वापस वहीं पे लेके चली जाती है, तो उसको रीस्टोरिंग वाली बोलते हैं। तो जैसे ही ये कॉइल इधर गई, जैसे ही करंट को हम हटाएंगे तो ये वापस इसको यहीं पे लेके आती है। उसका फार्मूला हो गया मोर ट्विस्ट मोर इज़ द रीस्टोरिंग टॉर्क। जितना ज़्यादा उस दरवाजे को हम खींचेंगे अपनी तरफ, वो उतनी जल्दी बंद होगा। तो दोनों को हमने बराबर कर दिया है। टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू टॉर्क रीस्टोरिंग। तो टॉर्क रीस्टोरिंग का फार्मूला था के फाई, ये इसके बराबर होगा एन आई ए बी साइन थीटा, ऊपर से दोनों बराबर कर दिए। यहाँ से हमने आई का मान निकाल लिया। अब देखो ये सारे कांस्टेंट हैं, के एन ए बी और एंगल। ये जो एंगल है, ये एंगल किस किस के बीच में, देखो ये एंगल जो है, ये कॉइल का जो एरिया है, ऐसे समझेंगे इसको हम। ये जो हमारी कॉइल्स हैं ये आपको ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसका टॉप व्यू ले लो, ऐसे टॉप व्यू लोगे तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। और ये मैग्नेटिक लाइन जा रही है ऐसे यूँ, तो एंगल कितना बन गया 90 डिग्री का। इसी को हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे जब हम 90 रखेंगे तो हमारा जो फार्मूला क्या बन जाता है, एन आई ए बी बन जाता है। तो ये आगे अभी मैं करूँगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये सारी शायद समझ में आ गई होगी। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, जितना ज़्यादा इसमें ट्विस्ट आएगा उतना ही ज़्यादा उसमें करंट होगा। मोर द करंट मोर इज़ द डिफ्लेक्शन। तो अब हमने देखो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लिया हमने, इसकी वर्किंग हमने पढ़ लिया है, और इसका डायग्राम हमने बनाना सीख लिया है। अब वो इसमें पूछता है कि 5 नंबर का पर्सन है ये, तो कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने बताया वो क्यों ज़रूरी होता है, और एक सॉफ्ट आयरन कोर इसके बीच में क्यों रखा जाता है। और तीसरी बात पूछे इसके अंदर कि इस करंट सेंसिटिविटी की एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाऊँ। तो ये 3 चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं इसमें छोटी छोटी। तो यहाँ पे अब हम डियर स्टूडेंट देख लेते हैं हमारा इसका जो सेकंड पार्ट है कि वाई इज़ इट नेसेसरी टू यूज़ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करना क्यों नेसेसरी है। तो इसका उत्तर है हमारा, द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू प्रोड्यूस कांस्टेंट टॉर्क ऑन द कॉइल। जो हमारी कॉइल है इसके ऊपर कांस्टेंट टॉर्क लगता रही है। हमारा टॉप व्यू है, इसको देखेंगे ना ऊपर से, तो ये इसका ऊपर वाला व्यू है, आपको ये दिखाई देगा। और ये इस फील्ड को हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। विद द हेल्प ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज मेंटेन 0। मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के बीच में एंगल 0 बनाया जाता है इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ द कॉइल्स। देखो यहाँ पे 2 बात समझनी बहुत ही ज़रूरी है। ये हो गया हमारी कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर यूँ। तो प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। ये प्लेन ऑफ कॉइल। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक नॉर्मल खींच रखा है। नॉर्मल का मतलब एरिया वेक्टर। तो जिसका इसका जो एरिया वेक्टर है वो तो हमेशा ऊपर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता रहेगा, तो वो कैसे भी घूमे, ये तो 90 रहना है। तो थीटा एंगल किसके बीच में है, ये नॉर्मल है या एरिया वेक्टर कह लो। जिस बालक ने ये बात समझ में आ गई सारा पर्सन समझ में आ जाएगा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जा रही है, ये हमारी कॉइल है, ये ऐसे यूँ रोटेट करती रहती है। तो अल्फा एंगल किस किस के बीच में, अल्फा इज़ द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा एंगल किसके बीच में, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब एरिया वेक्टर। तो अब देखो जैसे ये जो अल्फा एंगल है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे क्या होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जैसे कॉइल ऐसे इधर रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो 0 डिग्री।
ये जिधर भी रोटेट करो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ रहता है। तो 0 डिग्री का मतलब है प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना होगा, एंगल 0 डिग्री। लेकिन अब इसका टॉप व्यू देखो, ये ऐसे आ गई, ये इसका एरिया वेक्टर होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा था, तो ये एंगल कितना रहेगा 90। तो दोनों के साथ अलग अलग रोल होते हैं इनके। अगर आप पूछो कि नॉर्मल के साथ है तो हमने थीटा लिखना है, प्लेन ऑफ कॉइल के साथ अल्फा लिखना है। इन दोनों का जोड़ कितना होता है 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो ये दोनों हिसाब से समझा दी मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लेन ऑफ कॉइल लिखा था तो एंगल कितना लिखूँगा 0, क्योंकि ये जो बी और ये बी जो है ना इसके साथ रहना हमेशा, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। क्योंकि जैसे ये ऐसे समझते रहो यूँ, जैसे ये इधर जाएगी ये इधर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये दोनों साथ रहेंगे ऐसे यूँ, तो ये 0 हो जाएगा इस केस के अंदर। और ये इतना होता है, जैसे पीछे अभी हमने करा था वो आई का मान आया था हमारा के अल्फा बटे NAB साइन थीटा लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब कई बुक्स के अंदर यहाँ पे कोस अल्फा भी लिखा हुआ है, तो कोस अल्फा कैसे आया होगा, देखो थीटा किसके बराबर है 90 माइनस अल्फा। जब हम यहाँ पे 90 माइनस अल्फा रखेंगे तो 90 जो है वो साइन का क्या बना देती है कोस, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कोस अल्फा भी लिख सकते हैं हम, साइन थीटा भी लिख सकते हैं हम, दोनों चीज़ें लिखी जा सकती है। यानी कि यही बात किसके बराबर है, आई इज इक्वल टू के अल्फा बटे NAB कोस अल्फा। समझ में आ गई ये वाली बात, इसका कैसे बराबर है, क्योंकि थीटा 90 माइनस अल्फा के बराबर होती है। तो भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए रखा जाता है कि प्लेन ऑफ कॉइल के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री हो, कॉइल जैसे रोटेट कर रही हो। तो इसके लिए हमने हमारी जो मैग्नेट है उसको हमने कॉनकेव शेप में दे रखा है, जैसे वो घूमेगी उसके साथ चलता रहता है। तो इसका ये सेकंड पार्ट भी हो गया। उसके बाद आता है कि भाई इसका सेकंड बात बताओ कि ए सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इन द गैल्वेमीटर। सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन ये वाली देखो, ये सिलेंडर जैसा है ये वाली क्यों रखी है इसके बीच में, इसका रीज़न देंगे अभी। तो ये है इसका सेकंड वाला जो आंसर है कि सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इन द। यहाँ पे देखो हमने जो सॉफ्ट आयरन रखा है इसको क्यों रखा है। डियर स्टूडेंट्स, जो सॉफ्ट आयरन होता है वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसकी खासियत क्या होती है कि मैग्नेटिक लाइन सारी की सारी इनके अंदर से होकर गुजरती हैं। जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो क्या होती है, मैग्नेटिक लाइन उनमें से पास नहीं होती हैं, वो बाहर से निकल के चली जाती हैं। तो सॉफ्ट आयरन जो है एक बेस्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सारी की सारी मैग्नेटिक लाइन उनके अंदर से होकर गुजरती हैं, और जब वो सारी की सारी जब इसके अंदर से होकर गुजरेंगी तो क्या चीज़ बनाएंगी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए उसको हम रखते हैं। यही रीज़न हमने लिखा हुआ है। द सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। वो उसको स्ट्रॉन्गर बनाता है, क्योंकि जब सारी की सारी लाइन उसमें जाएंगी तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। एंड रेडियल इन द स्पेस बिटवीन इट, इसके बीच में जो स्पेस है ये वाला, इस स्पेस के बीच में और जो पोल पीसीज है इनके बीच के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को क्या बनाता है, ये रेडियल बनाता है। वट एवर इज़ द पोजिशन ऑफ द कॉइल, कॉइल कैसे भी मूव करती रहो वो हमेशा इसके अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना के रखता है। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है होगा। उसके बाद इसका भाई तीसरा भाग आता है कि राइट एक्सप्रेशन फॉर द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि छोटा से छोटा भी करंट नाप दे, ठीक है। तो इसका भी एक्सप्रेशन ले लेते हैं। अब आता है हमारा तीसरा इसका भाग है करंट सेंसिटिविटी डिफाइंड एट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर ऑन पासिंग यूनिट करंट थ्रू इट। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो डिफ्लेक्शन बटी करंट ये होती है करंट सेंसिटिविटी, इसको हम IS से भी लिखते हैं। अब इसका एक एक्सप्रेशन कर देते हैं छोटा। देखो अभी हमने सीखा था कि टॉर्क का फार्मूला होता है NIAB साइन थीटा, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने थीटा का मान कितना बताया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टो इज इक्वल टू NIAB साइन 90 का मान कितना होता है 1, और ये टो इज इक्वल टू K अल्फा। तो यहाँ से अल्फा का मान निकालते हैं, दोनों को बराबर करो। K अल्फा इज इक्वल टू NIAB और अल्फा इज इक्वल टू NIAB बटे K। और हमने निकालनी करंट सेंसिटिविटी, तो ये होती है अल्फा बटे आई। जब अल्फा बटे आई करोगे तो हमारा उत्तर आई से आई भी कट जाएगा, तो करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर आ जाएगी, IS इज इक्वल टू अल्फा बटे आई, और आई से आई कट जाएगी तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा NAB बटे K।
इज इक्वल टू आई एस। ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद मान लो इसके अंदर पूछ भी ले कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बताओ, तो वोल्टेज ओम्स लॉ से वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके बराबर होगी? ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आर आई, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी के अंदर हमें लिखना है अल्फा बटे V। ये इसका फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के अंदर सिर्फ यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, वी एस इज इक्वल टू एन ए बी बटे के इंटू आर। देखो कैसे आया भाई, आई की जगह हम क्या लिखते, वी एस ये किसके बराबर होती? अल्फा बटे वी के बराबर होती। देखो, और वी खुद किसके बराबर होती है? वी किसके बराबर होती है? आई आर के। तो अभी हमने देखो अल्फा आई का मान, अल्फा बटे आई का मान ये आया है, तो अल्फा बटे आई के मान रखेंगे तो खाली आर से और गुणा कर देंगे, तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा इसका वी एस इज इक्वल टू एन ए बी बटे के इंटू आर। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये जो 5 नंबर का प्रश्न था आपको समझ में आया होगा। सारी बातों को 5 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स, हैव अ गुड डे।